नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। आज जो हम प्रश्न पत्र लेकर आए हैं वह समान अध्ययन का है। अभी तक हमने हिंदी प्रश्न पत्र को सॉल्व किया और अभी कुछ पेपर बचे हुए हैं हिंदी के, जिसे हम साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे। आज जो है वो जीएस का पेपर है। 30 प्रश्न जीएस का भी पूछता है यूपीएससी में, और यह साथ ही साथ आपके जितने स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो यूपीएससी का, या फिर आपका मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान का हो, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया? यह 2000, यह जो प्रश्न पत्र है आप सभी देख लीजिए, 2021 का है। ठीक है, और इसकी परीक्षा जो हुई थी 28 नवंबर 2021 को, फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछा हुआ है किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया, पहला प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह अगर हम देखें तो वह है मध्य प्रदेश। यह जो प्रश्न है वह करंट अफेयर का प्रश्न है। ठीक है, और अगर आपको अभी 2024-25 के करंट अफेयर पढ़ने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पे पूरा का पूरा करंट अफेयर पड़ा हुआ है। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करना, ये करंट अफेयर का प्रश्न है और इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने ही राज्य के लोगों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए और जन भागीदारी प्रतियोगिता प्रारंभ करने के उद्देश्य से अंकुर योजना का शुभारंभ किया था। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पेड़ लगाएगा उसे प्राणवायु पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ये इसमें किया गया था। और इसी के संचालन के लिए वायुदूत नाम का एक ऐप भी लॉन्च किया गया था। ठीक, चलिए ये अभी जो प्रश्न है आपका, देखिए यह अभी पूछा है यहाँ पे, द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यह प्रश्न जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, W.V. रमन। ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच व पूर्व भारतीय क्रिकेटर W.V. रमन ने द विनिंग सिक्सर लीडरशिप लेसन्स टू मास्टर नामक पुस्तक को लिखा है। ठीक है, इस पुस्तक का जो विमोचन किया वो भारतीय खिलाड़ी अनिल कुंबले ने किया। राहुल द्रविड़ और मिताली राज, इन तीनों की उपस्थिति में इस पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के माध्यम से लेखक ने खेल के क्षेत्र में नेतृत्व के महत्व पर बल दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा है? अगला प्रश्न है, ये इकोनॉमी का प्रश्न है और इसमें पूछा गया है, नहीं, इसमें पूछा गया है सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, गुणात्मक चर। सांख्यिकी के अंतर्गत एक व्यक्ति की आयु गुणात्मक चर के अंतर्गत होती है। चर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 गुणात्मक, ठीक है, और नंबर 2 मात्रात्मक। गुणात्मक चर वे होते हैं जो गुण के विभिन्न प्रकारों को इंगित करें, और मात्रात्मक चर वे होते हैं जो गुण की मात्रा को व्यक्त करते हैं। मात्रात्मक चर को दो भागों में बांटा जाता है, सतत चर और असतत चर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, यदि प्रसरण 4 हो तो मानक विचलन होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि यदि प्रसरण का मान ज्ञात करने के लिए मानक जो विचलन है उसका वर्ग करते हैं। ठीक है, ये सूत्र है। तो देखिए मानक विचलन को प्राप्त करने के लिए जो प्रसरण है उसको वर्ग कर देंगे। तो कितना है प्रसरण? 4 है, तो कितना हो जाएगा? √4 का 2। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी, सॉरी सही उत्तर हो जाएगा ए हमारा सही उत्तर है 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह टीचिंग से पूछा है प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो दिया है, स्वानुदेशन, सूक्ष्म शिक्षण, कक्षा कक्ष अंतःक्रिया, पैनल शिक्षण। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही विकल्प होगा? बी। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण,
माइक्रो टीचिंग, शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए व शिक्षण कौशलों को विकसित करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण विधि क्या है? तो सूक्ष्म शिक्षण विधि एक उपचारात्मक कह सकते हैं प्रक्रिया या योजना होती है। ठीक है, यह अध्यापक प्रशिक्षण की एक लघु प्रक्रिया है। इसमें शिक्षण परिस्थितियों को सरल रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट कौशल का अभ्यास किया जाए। ठीक है, इसके अंतर्गत कक्षा का आकार, शिक्षण का कालांश, प्रकरण लघु आकार का होता है। ठीक, और अगर हम बात करें तो यह एक उपचारात्मक प्रक्रिया या योजना है। उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षण क्रियाओं का वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण आवश्यक है। शिक्षक में सुधार लाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें शिक्षक की व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करके शिक्षण प्रक्रिया को उन्नत बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रतिपादन है, सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिपादन 1963 ईस्वी में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में D.W. एलन द्वारा किया गया था। ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है। 4 विकल्प दिए हैं: विश्वसनीयता, वैधता, आत्मनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता दोनों। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डी, विश्वसनीयता और वैधता दोनों। सामान्यतः वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होते हैं सत्य असत्य उत्तर, बहुसंख्यक चुनाव, मिलान या पूरक प्रश्नों पर आधारित होते हैं, जिनको शुद्ध उत्तरों की सहायता से अंकन किया जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक उत्तरदाता के लिए एक ही होता है, इसलिए इसकी विशेषता है विश्वसनीयता, वैधता। इसकी विशेषता है वस्तुनिष्ठता, उपयोगिता, विभेदीकरण, व्यापकता, मूल्यांकन में सुविधा, ज्ञान की यथार्थता का परीक्षण। ठीक है, और एक साथ ही इसके साथ आप एक चीज़ और देख लीजिए कि ये जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। तो यह मुख्यतः 5 प्रकार का होता है: सत्य असत्य परीक्षण, पुनः स्मरण परीक्षण, पूरक परीक्षण, बहुविकल्पीय परीक्षण और मिलान परीक्षण। ठीक है, चलिए इसकी सबसे प्रमुख विशेषता अंकों की विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता होती है, यहाँ हमने बता दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है? ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, विस्तार। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत जिन्हें रखा जाता है वह है पहला, कुछ मापों को रखा जाता है। देखिए यहाँ पे किसी वितरण, प्रतिदर्श, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल अथवा समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन 3 मापों द्वारा किया जाता है। ये मापें हैं कौन कौन सी? मध्यमान या माध्य, माध्यिका, बहुलक। ठीक है, अतः विस्तार केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जो विस्तार या परिसर है यह इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पहला ईमेल किसने भेजा था? टिम बर्नर-ली ने, रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने, स्कॉट फॉहमैन ने, चार्ल्स बैबेज ने। ठीक है, तो पहला ईमेल किसने भेजा था? सही उत्तर हो जाएगा बी, रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने। ठीक है, वर्ष 1971 में अमेरिका के कैम्ब्रिज नामक स्थान के एक ही कमरे में रखे 2 कंप्यूटरों के मध्य ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने का कार्य सबसे पहले रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने किया था। ठीक है, टिम बर्नर-ली ने, अगर टिम बर्नर-ली की बात करें तो टिम बर्नर-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किया था। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे आप देख लीजिए, रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने जो है 1971 ईस्वी में किस प्रारूप में अपना पहला ईमेल संदेश भेजा था? तो QWERTYUI 0
पी, इस प्रारूप में, ठीक है, इस प्रारूप में उन्होंने अपना पहला ईमेल भेजा था। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, जंक ईमेल को निम्नलिखित में से किस एक को भी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्पैम। किसी फोल्डर में प्राप्त अवांछनित ईमेल को स्पैम कहा जाता है। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर पर प्राप्त जंक ईमेल को स्पैम के नाम से जाना जाता है। ऐसा मेल जो बिना मांगे या बुलाए विज्ञापन युक्त थोक रूप में भेजा जाए उसे स्पैम कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो स्पैम इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल या जंक न्यूज ग्रुप पोस्टिंग होता है। ठीक, चलिए, जैसे इसमें वन टाइम ऑफर, अभी कॉल की करें, इनाम जीतिए, आप इनाम जीत गए हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है स्पैम संदेशों का जो मुख्य वाक्यांश होता है। ठीक, चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे हम, ये कंप्यूटर से लिया गया था। एक डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया कहलाती है। सही उत्तर हो जाएगा बी। सही उत्तर हो जाएगा बी, फॉर्मेटिंग। ठीक है, फॉर्मेटिंग। एक डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। जब कोई डिस्क निम्न स्तरीय प्रारूप से गुजरती है तो इसे ट्रैक और सेक्टर में विभाजित किया जाता है। ट्रैक डिस्क के चारों ओर, सेक्टर में विभाजित किया जाएगा। तो जब ट्रैक डिस्क के चारों ओर संकेंद्रित वृत्त और उस होता है, और सेक्टर जो होता है प्रत्येक वृत्त के भीतर एक खंड होता है। ठीक, यहाँ पे आप समझ लीजिए, फ्लॉपी डिस्क वृत्ताकार डिस्क होती है जो भी हम बता रहे हैं, जिसके दोनों ओर चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा होता है। फ्लॉपी पर डेटा कुछ संकेंद्रीय वृत्ताकार पथों पर स्टोर किया जाता है जिसे टैक्स कहते हैं, और यह ट्रैक अपने कई भागों में बटा होता है जिसे सेक्टर कहा जाता है। ठीक, तो एक डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया जो होती है वो फॉर्मेटिंग कहलाती है। अगला है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए। कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार सबसे पहले IBM कंपनी के इंजीनियर थे रेनॉल्ड बी जॉनसन। ठीक है, उन्होंने किया था, रेनॉल्ड वी जॉनसन। ये IBM कंपनी के इंजीनियर थे और इन्होंने कब किया था? 1965 ईस्वी में। ठीक, चलिए, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? डाटा को स्थायी रूप से संग्रहण करना और आवश्यकता पड़ने पर स्टोर किए गए डाटा को यूजर के सामने प्रोवाइड करना। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गूगल स्कॉलर है, विकल्प दिया है 4, इसमें सही विकल्प हो जाएगा हमारा। यह जो प्रश्न है थोड़ा सा विवादित था जब परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, लेकिन अगर इसका हम सही उत्तर बताएं तो सही उत्तर हो जाएगा ए, पब्लिशिंग टूल। गूगल स्कॉलर एक पब्लिशिंग टूल है जिसे नवंबर 2004 में बीटा द्वारा जारी किया गया था। ठीक, गूगल स्कॉलर तालिका में यूरोप और अमेरिका के सबसे अच्छे विद्वतापूर्ण प्रकाशनों में सर्वाधिक मित्र समीक्षित ऑनलाइन पत्र पत्रिकाएं भी शामिल हैं। दूसरे शब्दों में कहें अगर हम, तो यह एक मुक्त रूप से सुलभ वेब सर्च इंजन है जो विभिन्न प्रकाशन प्रारूपों और विषयों में विद्वतापूर्ण साहित्य के संपूर्ण पाठों को अनुक्रमित करता है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए, वैसे फिलहाल इसे आयोग ने तारांकित कर दिया था इस प्रश्न को। ठीक है, गूगल द्वारा यह 2004 में लॉन्च किया गया था। इसे एकेडमिक सर्च इंजन भी कहते हैं। ठीक है, यह अकादमिक पत्रिकाओं और आलेखों को खोजता है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा गूगल स्कॉलर क्या है, पब्लिशिंग टूल। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा था पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है? सही विकल्प क्या है? बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यह कहा था कि पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो चिपको आंदोलन जो है
किसने प्रारंभ किया था? सही विकल्प हो जाएगा डी, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चिपको आंदोलन के सूत्रधार वैसे श्रीमती गौरा देवी थी, किंतु इस आंदोलन को शिखर पर पहुंचाने का कार्य जो किया था पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। ठीक है, इसलिए इन्हीं को ही प्रारंभकर्ता मानते हैं। 1987 ईस्वी में इस आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें मेघा पाटकर की, तो यह नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हैं। ठीक है, और इला भट्ट जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, यह एक अहिंसक आंदोलन था जो 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू हुआ था। यह आंदोलन वृक्षों की कटाई के विरुद्ध था। इस आंदोलन का नाम चिपको वृक्षों के आलिंगन के कारण पड़ा। लोग जाके वृक्षों से चिपक गए थे, इसलिए चिपको आंदोलन इसका नाम पड़ा था। शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा किया गया। 94 वर्ष की अवस्था में 2021 में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। ठीक, बाकी हमने बता दिया। मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ अभियान से जुड़ी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या का लक्षण नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा डी, स्तर विन्यास। ठीक, स्तर विन्यास जनसंख्या से संबंधित नहीं है। स्तर विन्यास का संबंध सामाजिक स्तरीकरण से होता है, जबकि लिंगानुपात, जन्म दर, मृत्यु दर जनसंख्या के ही लक्षण माने जाते हैं। ठीक है, जनसंख्या की प्रमुख लक्षण और विशेषताएं क्या क्या हैं, तो आप देख लीजिए। जनसंख्या का आकार व वृद्धि, जन्म दर व मृत्यु दर, जनसंख्या का घनत्व, ग्रामीण व शहरी जनसंख्या, स्त्री पुरुष अनुपात या लिंगानुपात, जनसंख्या का शैक्षिक अनुपात, आयु संरचना, व्यावसायिक वितरण, प्रत्याशित आयु, विभिन्न जातियों व धर्मों के बाद भी धर्मनिरपेक्षता, ये सभी जो बिंदु हैं ये जनसंख्या के लक्षण एवं विशेषताएं हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबा खनिज संसाधन से वंचित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है डी, पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल एक ऐसा देश है जो तांबा खनिज संसाधन से वंचित है। ठीक है, यहाँ पर यही कारण है कि यहाँ पर स्थापित तांबा उद्योग बड़े पैमाने पर तांबा खनिज का अन्य देशों से आयात करते हैं, जबकि पेरू, जाम्बिया और पोलैंड में तांबा खनिज के भंडार के साथ साथ इसके प्रमुख उत्पादक राष्ट्र भी हैं। 2018 के अगर हम आंकड़ों को देखें, 2018 के आंकड़ों के अनुसार तांबा उत्पादन 3 अग्रणी देश थे, चिली, पेरू और यूएसए। ठीक, अभी अगर हम देखें तो चिली नंबर 1 पे है, पेरू उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है नंबर 3 पे। ठीक, इस समय पहले नंबर पे चिली, फिर पेरू, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर रूस, फिर मैक्सिको, फिर संयुक्त राष्ट्र, फिर उसके उपरांत पोलैंड, चीन, जाम्बिया, कजाकिस्तान, कांगो और कनाडा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की मध्यमंडल परत धरती सतह से किस ऊंचाई तक फैली है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक। तापमान और घनत्व की विविधता के आधार पर वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया। नंबर 1 सोममंडल। सोममंडल जो है उसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक है, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक। ठीक, नंबर 2 पे था समताप मंडल, जिसकी ऊंचाई धरातल से 50 किलोमीटर तक थी। तीसरा था मध्यमंडल, जिसकी ऊंचाई धरातल से 50 किलोमीटर से 80 या फिर 85 किलोमीटर तक थी। उसके बाद आता है आयन मंडल, जिसकी ऊंचाई धरातल से 85 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक थी। उसके बाद आएगा बहिर्मंडल, जिसकी ऊंचाई 400 किलोमीटर से लेकर उसके बाद वायुमंडल तक है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समताप मंडल के ऊपर की वायुमंडल की जो परत होती है उसे हम मध्यमंडल कहते हैं। इसकी मोटाई जो होती है लगभग कह सकते हैं 30 से 35 किलोमीटर की होती है, और इस मंडल में तापमान पुनः कम होने लगता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। ठीक है,
बाकी इसके बारे में आप अच्छे से समझ सकते हैं। 50 से 80 या फिर 85 और तापमान की कमी होती है और ये देखिए -100 डिग्री चला जाता है। ठीक है, मध्यमंडल के ऊपर जो होता है फिर वो आयन मंडल मिलेगा हमें। ठीक है, आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल, बहिर्मंडल लास्ट है। ठीक है, और उसके मध्यमंडल के जस्ट नीचे क्या है, समताप मंडल। ठीक, समताप मंडल के जस्ट नीचे क्षोभ मंडल या फिर सोम मंडल कह सकते हैं उसको। ठीक, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल से ऊपर जो है वो पाया जाता है समताप मंडल। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में समुद्री या मरीन राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है कहाँ पर, तो कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, समुद्री राष्ट्रीय पार्क गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। समुद्र पारितंत्र की दृष्टि से यह भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यह समुद्री राष्ट्रीय पार्क घोषित होने वाला भारत का पहला क्षेत्र है। इसमें कुल 42 द्वीप हैं जिन पर समुद्री जैव विविधता काफ़ी समृद्ध स्थिति में पाई जाती है। भारत के अन्य महत्वपूर्ण सामुद्रिक संरक्षित क्षेत्रों में महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, महिरमाथा समुद्री वन जीव अभयारण्य उड़ीसा, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु और मालवन समुद्री वनस्पति अभयारण्य महाराष्ट्र मुख्य रूप से है। ठीक है, ये जो महात्मा गांधी वाला है, महात्मा गांधी समुद्री पार्क अंडमान निकोबार में, इसे वंडूर नेशनल पार्क भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्री मरीन पार्क जो है वो कच्छ की खाड़ी में है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सितन्नवासल की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डी, तमिलनाडु। भारत के तमिलनाडु राज्य के पुदुकोट्टई, ठीक है, पुदुकोट्टई जिले के सित्तनवासल गांव में स्थित सित्तनवासल की गुफाएं या अखिर कोइल द्वितीय शताब्दी में निर्मित एक तमिल श्रमण परिसर है। ठीक है, जो पत्थरों को तराश कर बनाया गया कह सकते हैं एक मंदिर है या फिर मठ है। इस शब्द का अर्थ क्या होता है सित्तनवासल का, तो यह सित तन न व सिल इल का विकृत रूप है, जिसका अर्थ होता है महान संतों का निवास। ठीक है, इस प्रकार अखिर कोइल का अर्थ होता है अरिहंतों का मंदिर। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यह जो है दूसरी शताब्दी का जैन परिसर है, हमने बताया ना आपको। मुख्य रूप से यह जैन धर्म से ही संबंधित है। यहाँ जैन धर्म के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। इसमें क्या है, ये रॉक कट गुफाएं जैन मंदिर के चित्रकारी के लिए जानी जाती हैं। चित्रों के विषय जो हैं जैन एवं जैनेतर हैं और पूर्णतः लौकिक हैं। गुफा चित्रों में नर्तकियों का अंकन है, उनकी हस्त मुद्राएं एवं भाव सौंदर्य अजंता की याद ताज़ा कर देती हैं। संयोजन में चित्रोपम तत्वों का मेल मधुर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सम्राट समुद्रगुप्त के काल में निम्नलिखित में से कौन कांचीपुरम का शासक था? तो कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश के चौथे शासक और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त थे। ठीक है, जिनके बारे में प्रयाग प्रशस्ति है आप सभी जानते हैं। और ठीक है, बाकी आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जब समुद्रगुप्त के शासनकाल में कांचीपुरम का राजा कौन था? तो कांचीपुरम के राजा थे विष्णुगुप्त। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए समुद्रगुप्त ने पराजित किया था तो किसको 12 दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया था, प्रयाग प्रशस्ति में दिया गया है। तो जिसमें देखिए 12 राजा, कांची का विष्णुगुप्त भी पराजित हुआ था। ठीक है, ये थोड़ा और छोटा कर दें, आपको पूरे 12 राजा दिखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। कौशल के शासक महेंद्र, महाकंतार के व्यागराज, ये ठीक है।
इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, केरला। केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में स्थित है। ठीक है, पलक्कड़ जिले में यह स्थित है। यहाँ पर सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार पाया जाता है, जिस कारण यह क्षेत्र भारत के उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्रों में प्रमुख स्थान रखता है। ठीक है, यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जो लगभग 89.52 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1984 ईस्वी में मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और यह जो है यह नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है और लगभग 148 किलोमीटर के बफर जोन से यह घिरा हुआ है। यहाँ पे वनस्पतियों एवं जीवों की कुछ दुर्लभ प्रजातियां हैं, जिसकी खोज 1847 ईस्वी में वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट बाइट ने की थी। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है साइलेंट वैली। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल शासक शाह आलम द्वारा अरसलाने जंग की उपाधि किसको दी गई? तो एंटोनी पोरियर को। किसको दी गई? एंटोनी पोरियर को। शाह आलम द्वितीय का मूल नाम शाहजादा अली गौहर था और राजा बनने के बाद, बादशाह बनने के बाद इसने शाह आलम द्वितीय की उपाधि ली थी। ठीक है, एंटोनी पोरियर को इसने अरसलाने जंग या युद्ध का शेर की उपाधि दी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। मिलान करना है। ठीक है, कि प्रमुख राज्यों की संबंधित राज्यों की हमें प्रमुख फसलों को उनसे मिलाना है। तो यहाँ कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो जो हमारा सही विकल्प है वह है ए, जूट जो है वह पश्चिम बंगाल से संबंधित है की प्रमुख फसल है। चाय जो है वो असम की प्रमुख फसल है। रबड़ केरल की प्रमुख फसल है और गन्ना उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग जो है वह संवैधानिक निकाय है। यहाँ पे हम आपको कुछ संवैधानिक और असंवैधानिक निकायों की सूची बता दे रहे हैं, आप याद रखिएगा। भारत निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, विशेष इन डेप्थ वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने पर जो, ठीक है, निर्वाचन आयोग का निर्णय। इसके अलावा भारत का महान्यायवादी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ये सब संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आते हैं। गैर संवैधानिक निकाय के अंतर्गत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय अन्वेषण अधिकरण, भारतीय अन्वेषण प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारत का विधि आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, ठीक है, इत्यादि जो बहुत सारे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये सारे गैर संवैधानिक निकाय में आएंगे। जैसे आपका भारतीय रिजर्व बैंक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है, ये सारे आपके गैर संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना भारत के संविधान के किस भाग का एक हिस्सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, यह हमारे मूल कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। मूल कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51A में के तहत वर्णित है। टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं, जिसमें से 10वें मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था और 11वें मूल कर्तव्य को 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो पूरा 11 मूल कर्तव्य जो है वह हमारा है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना। बाकी सारे आप मूल कर्तव्य पूरे 11 एक बार अपने नज़र में रखिएगा, क्योंकि यह परीक्षा में
पूछेगा, ठीक है। ये आपके पॉलिटिकल का प्रश्न है, ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तथ्यों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है? तो किसके तहत किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने 47 वर्ष पूर्व केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो विवाद था 24 अप्रैल 1973 का, उसमें संविधान के आधारभूत संरचना के ऐतिहासिक सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए यह संप्रेक्षित किया था, ठीक है। यही कथन कि मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तथ्यों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? और इसी निर्णय के बाद जो है आधारभूत संरचना को एक सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे देखिए, और अगर हम बात करें ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इसमें सी नहीं होगा, देखिए यहाँ पे सी दिया है, सी नहीं होगा, इसका बी होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है। इसमें ये बोला गया था कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। जो मूलतः संप्रेक्षित किया गया था वो केशवानंद भारती वाले केस में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय किसी क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो यह आपके अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, इकोनॉमी का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। भारतीय के कृषि क्षेत्र में मुख्यतः प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी की दशा में कुछ लोग रोजगार में नियोजित हुए लगते हैं तो हैं, किंतु वास्तव में वो रोजगार में नियोजित नहीं होते। जबकि स्वैच्छिक बेरोजगारी जो होती है वह ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी पसंद का रोजगार न पाने के कारण बेरोजगार होता है। इसी प्रकार प्रतिरोधात्मक जो बेरोजगारी होती है वो एक अर्थव्यवस्था के बीच स्वैच्छिक रोजगार संक्रमण का परिणाम है, ठीक। ये है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। और चक्रीय बेरोजगारी आप सभी ऐसी बेरोजगारी जो समग्र मांग में कमी व निष्क्रिय उत्पादन क्षमता के कारण हो और मांग में वृद्धि के साथ समाप्त हो जाए, उसे चक्रीय बेरोजगारी पाए जाते हैं। विकसित देशों में सर्वाधिक चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, भारत्तोलन से, सॉरी, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, हॉकी से, ठीक है, हॉकी से। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, देख लीजिए यहाँ पे सभी खेल और उनसे संबंधित प्रमुख ट्रॉफी। टेबल टेनिस से जुड़ा है बर्ना ब्लैक कप, जयलक्ष्मी कप, रामानुजन कप। बैडमिंटन से अमृत दीवान कप, चड्ढा कप, विकास टोपी वाला कप। फुटबॉल से आशुतोष कप, बेगम हजरत महल कप, डीसीएस ट्रॉफी, डूरंड कप, ठीक। हॉकी से आगा खां कप, बीटन कप, मुंबई गोल्ड कप या ध्यानचंद ट्रॉफी, ठीक है। अगला प्रश्न है, पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है? जब व्यक्ति के पित्त की थैली में पथरी होती है तो वह हमारे वसा के पाचन को प्रभावित करती है। पित्ताशय की थैली भंडार और जिगर से पित्त को केंद्रित करती है। जब पित्त को छोटी आंत के पहले भाग में छोड़ा जाता है जहां यह हमारे शरीर को भोजन से वसा को तोड़ने और अवशोषित करने में मदद करती है, ठीक है। पित्ताशय की थैली के अंदर सुपर सैचुरेटेड पित्त के जमाव की तरह होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
पित्ताशय की पथरी होने पर वसा का पाचन प्रभावित होता है, इसीलिए तैलीय खाद्य पदार्थों के सेवन से परहेज करने की सलाह दी जाती है। पित्ताशय की तहरी कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट दो तरह से बनती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, समृद्धि एक्सप्रेसवे संबंधित है किससे? तो विकल्प सही हो जाएगा बी, महाराष्ट्र से। यह एक्सप्रेसवे मराठवाड़ा के परभनी, हिंगोली और नांदेड़ जिलों से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे इन तीनों जिलों से औरंगाबाद, पुणे और मुंबई की यात्रा का समय कम हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगला प्रश्न पत्र लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।